Good morning everyone. Let's start our today's topic, conservation theorem for a particle. Conservation theorem के बारे में पढ़ा है ना आपने, ठीक है। तो उन्हीं फंडामेंटल जो कंजर्वेशन थ्योरम्स है मेनली उन्हीं को हम रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है, फॉर अ सिंगल पार्टिकल के से रिलेटेड, ठीक है। हमें पता है कि मैकेनिक्स में अंडर सर्टेन कंडीशंस वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज लाइक लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम and energy, these quantities are constant with respect to time, or we can say these quantities are conserved, यानी कि ना तो उनमें हम कुछ भी एड अप कर सकते हैं ना उसमें से कुछ भी हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्लियर? द थ्योरम्स फॉर दीज क्वांटिटीज होल्ड गुड फॉर अ सिंगल पार्टिकल एज वेल एज फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम सिंगल पार्टिकल के लिए करेंगे, फिर हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए करेंगे सेम इनको थ्योरम्स को रिवाइज। क्लियर? तो सबसे पहले जो हमारा कंजर्वेशन थ्योरम आता है वो आता है लीनियर मोमेंटम के लिए। अब लीनियर मोमेंटम क्या है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। और लीनियर मोमेंटम किस तरीके से फोर्स से रिलेटेड है ये भी हमें पता है, न्यूटन सेकेंड लॉ हमने पढ़ा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जितना भी वहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ है। क्लियर? तो अब हम मानते हैं कि अगर टोटल फोर्स जो है वो जीरो हो जाता है तो लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा, या फिर हम बोलेंगे रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर? कैसे देखते हैं, क्योंकि फोर्स क्या है dp ओवर dt। अगर फोर्स जीरो हो जाता है तो मेरा dp ओवर dt भी क्या हो जाएगा, जीरो, और p क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो इसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम थ्योरम और फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। क्लियर? मोमेंटम हमें पता है क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, और ये क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है। अगर हम कंजर्वेशन थ्योरम की बात करें तो क्योंकि मास जो है वो ऑलरेडी कांस्टेंट है तो वहाँ पे पार्टिकल जो मूव करेगा वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव, क्योंकि कंप्लीट क्वांटिटी को कांस्टेंट होना है ना। क्लियर? तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो भी क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विच इज इक्विवेलेंट टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्लियर? Now comes to our second theorem which is conservation theorem for angular momentum. एंगुलर मोमेंटम भी हमने पढ़ा है क्या है, और टॉर्क के साथ में इसका क्या रिलेशन। जैसे लीनियर मोमेंटम के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है ऐसे एंगुलर मोमेंटम के लिए हमें टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू टॉर्क, है ना, यही पढ़ा था ना हमने। तो अगर हम देखते हैं कि जो टोटल टॉर्क है अगर वो जीरो हो जाता है तो जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा, कंजर्व या फिर रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर? तो इसको देख फाइन। तो वी हैव कंसिडर्ड अ पार्टिकल ऑफ मास m जो रोटेट हो रहा है ओरिजिन O पे विद रेडियस वेक्टर r। अगर वहाँ पे जो लीनियर मोमेंटम है वो है p, तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा बेटा, r क्रॉस p, और टॉर्क क्या हो जाएगा, r क्रॉस f। अब f हमें पता है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो हमने f की जगह पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की वैल्यू पुट कर दी। टॉर्क विल बी इक्वल्स टू r क्रॉस d ओवर dt। क्लियर? m इंटू mv, ठीक है ना। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसको p ही रख लेती हूँ, वो हम बाद में इसको चेंज कर देंगे, p ही रख लेती हूँ पहले मैं, तो इसका अगर क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालें तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म एज इट इज, ठीक है ना। तो ये एज इट इज है, और यहाँ पे dr ओवर dt क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा v क्रॉस mv। तो v क्रॉस v इज व्हाट, ज़ीरो, क्योंकि दो टर्म्स का वेरिएबल्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो ज़ीरो होता है। क्लियर? तो सेम उनका टर्म्स का, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आर क्रॉस डी ओवर डी टी इंटू एम वी क्या है पी, तो हमने वही रखा, तो डी ओवर डी टी क्या हो गया, आर क्रॉस पी, ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये क्या होता है, आर क्रॉस पी क्या है जो हमने यहाँ पे देखा था, एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ हमने पुट कर दिया, टॉर्क क्या हो गया, डेल एल ओवर डी टी। अब अगर हम मान लेते हैं कि जो टोटल टॉर्क है वो ज़ीरो है तो डी एल ओवर डी टी भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो, और एल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, यानी कि एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, कंजर्व हो गया। क्लियर? नाउ जो थर्ड कंजर्वेशन थ्योरम है बेटा वो है फॉर एनर्जी, ठीक है। तो अब एनर्जी की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें टोटल एनर्जी को लेके चलना होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो कंजर्वेशन थ्योरम है एनर्जी के लिए वो क्या बोलता है कि द फोर्स एक्सर्टेड ऑन पार्टिकल इज कंजर्वेटिव देन टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज कंजर्व और रिमेन्स कांस्टेंट। तो जो सम ऑफ एनर्जी होगा
टोटल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, वो भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम वही कंसिडर कर लेते हैं एक पार्टिकल को जिसका मास m है और जो मूव कर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स F, जो वहाँ पे अमाउंट ऑफ वर्क डन जो हो रहा है वो हम मान लेते हैं dw है, जो कि रिक्वायर्ड है टू प्रोड्यूस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds। तो मेरा dw क्या हो जाएगा, F डॉट ds, ये इतना वर्क डन जो है वहाँ पे अकर करेगा। तो अगर मुझे 1 से 2 पोजीशन पे बट पार्टिकल को मूव कराना है तो हम वर्क डन कैसे निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ दैट स्मॉल वर्क डन फ्रॉम द लिमिट जो हमने डिसाइड की है, और dw क्या होता है, f डॉट ds, और f क्या होता है, dp ओवर dt डॉट ds। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अगर मैं ds को dt से मल्टीप्लाई कर दूँ, dt से डिवाइड कर दूँ, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ds ओवर dt क्या है, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज व्हाट, वेलोसिटी। तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी, और यहाँ पे हमने p की जगह पे क्या रख दिया, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास बाहर क्योंकि कांस्टेंट क्वांटिटी, और ये क्या आ गया, dv ओवर dt डॉट v ओवर v इंटू dt। ठीक है, तो dt से dt अगर हम कैंसिल कर रहे हैं तो मेरा यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या आ गया, v डॉट dv है ना, ये v और ये dv। अब इसका इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है ना, तो मेरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई 2, 1 से 2 जो लिमिट है हमारी उनको पुट किया, तो मेरे पास क्या आ गया, ये एनर्जी टर्म आ गई, काइनेटिक एनर्जी की डिफरेंस आ गया T2 माइनस T1। ठीक है, दस द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट्स। क्लियर, लेकिन हमें तो टोटल एनर्जी चाहिए, हमें तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए। तो ये तो हमने काइनेटिक एनर्जी की बात कर ली, अब हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जैसे कि हमने कल भी पढ़ा था, वो किस तरीके से रिलेट होती है, फोर्स से माइनस ऑफ ग्रेड v, जिसको हम ऐसे लिखते हैं, है ना। अगर मैं दोनों तरफ ds से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, f डॉट ds, ये क्या हो जाएगा, माइनस डेल डॉट v डॉट ds। अब डेल क्या है, वो डायरेक्शनल डिफरेंशिएटर है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर, तो ये मेरी टर्म ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास क्या आ गया, क्लियर। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, ठीक है, तो इंटीग्रेशन यहाँ पे एक तो क्या होता है, वर्क डन, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, v1 माइनस v2, यानी कि यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है वो किसके इक्वल हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, यानी कि दोनों पोटेंशियल एनर्जीज जो हमने दोनों पॉइंट्स पे मिली हैं उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो भी वर्क डन के इक्वल होगा। अब देखो बेटा, अगर मैं पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करते हैं तो मेरा, क्योंकि दोनों ये भी वर्क डन है और ये भी वर्क डन है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगी ना, ये भी वर्क डन के इक्वल है, ये भी वर्क डन के इक्वल है, तो दोनों भी आपस में इक्वल होंगी। तो अब हम क्या कर लेते हैं, फर्स्ट जो पॉइंट है उसके लिए क्वांटिटी एक तरफ कर लेते हैं, सेकंड पॉइंट के लिए एक तरफ कर लेते हैं, तो ये मेरा किसके इक्वल आ जाता है, कांस्टेंट के इक्वल। यही तो हमें प्रूव करना था कि जो टोटल एनर्जी है हमारी वो दैट विल रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर हो गया, क्लियर। दस sum of kinetic energy and potential energy of particle is constant or conserved if the force acting on particle is conservative। यहाँ पे हम conservative force की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने 3 कंजर्वेशन लॉस पढ़े हैं बेटा। ये जो हमने तीनों लॉस पढ़े हैं ये हमने एक सिंगल पार्टिकल के लिए पढ़े हैं। आगे हम इन्हीं तीनों लॉस को जो है हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए भी पढ़ने वाले हैं। क्लियर, ओके, थैंक यू।